दोस्तों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री टीम में। तो आज बात करूँगा मैं कि जो आपके लिए सोइल साइंस का टॉपिक है, अम्लीय और लवणीय मृदाएं, उनको लेके आया हूँ। जो उनमें से आपके क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं सोइल साइंस में, तो उनको आज अपने सॉल्व करेंगे। तो पूरा मैं आपको यहाँ पे थ्योरी पढ़ाऊँगा, क्या करना है क्या नहीं करना, मैं पूरा बताऊँगा आपको। तो आज का अपना पहला टॉपिक है अम्लीय और लवणीय मृदाएं। अम्लीय और लवणीय मृदाएं। हाँ, तो अपना आज का पहला टॉपिक रहेगा अम्लीय और लवणीय मृदाएं। जिसमें बता दूँ आपको, जो जेईटी एग्जाम होता है, जो अपना जेईटी एग्जाम, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर होता है उसमें इसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इसका वेटेज बहुत ही अच्छा है। ये छोटा सा टॉपिक है और इसमें बहुत ही अपना अच्छा वेटेज हो जाता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अब इनमें से अम्लीय और लवणीय मृदाएं हैं, तो इसमें अपना पहला टॉपिक हो जाएगा अम्लीय मृदाएं। जो एसिडिक सॉइल होती है वो अपना टॉपिक ले लेते हैं और करते हैं इससे आगे। तो इसमें बता देता हूँ, अम्लीय मृदाएं किसे कहते हैं? जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, उसे एसिडिक सॉइल कहते हैं, एसिडिक सॉइल कहते हैं। और जिनका लवणीय क्या कहते, लवणीय मृदाएं कौन सी होती है? लवणीय मृदाएं वो होती है जिनका पीएच मान 7 से ऊपर होता है, उन्हें साल्टिक सॉइल कहते हैं। तो इस तरह आप दोनों डिफरेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि अम्लीय मृदाएं क्या होती है, लवणीय मृदाएं। अब यहाँ के बच्चों में क्या होता है कि पीएच समझ में नहीं आता, पीएच क्या है। तो पीएच एक स्केल है, यानी पीएच एक पैमाना है, जो क्या होता है 1 से 14 तक होता है, 1 से 14 तक, और इसका मध्य होता है 7। अब 1 से 7 तक जाएंगे तो आपकी क्या होगी? अम्लीय होगी, अम्लीय प्रकृति का होगा। और ये 7 है, तो 7 क्या है? उदासीन है, जहाँ ना तो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय। और फिर 7 से आगे 14 तक जाएंगे तो वहाँ आपका क्षारीय, और अगर क्षारीय या फिर लवणीय मृदाएं मिलेगी, आपका लवणीय प्रकृति मिलेगी। इस तरह ये बांटा गया है। और इसी प्रकार तब मैंने जब बोला मैं 7 से कम पीएच होगा तो वहाँ पे क्या होगा? अम्लीय मृदाएं मिलेगी। और जब 7 से पीएच ज़्यादा होगी तो वहाँ पर आपको लवणीय मृदाएं मिलेगी। तो इस तरह आपको ये पूरा बताया गया है। अपना पहले टॉपिक ले लेते हैं आज अपने, अम्लीय मृदाएं किसे कहते हैं और ये कैसे बनती है और इनका सुधार कैसे किया जा सकता है। तो अम्लीय मृदाओं की तरफ चलते हैं। अम्लीय मृदाओं मैंने पहले बता दिया कि एक पहला फैक्टर है इसका पीएच, जिसका 7.5 से कम होता है, इसलिए इसे सोडिक सॉइल कहते हैं। यहाँ पर कारण क्या है पीएच कम होने के कारण? तो इसका मेन कारण है यहाँ पर H+ आयन होते हैं, उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा सांद्रता होती है, उनकी बहुत ज़्यादा सांद्रता उच्च हो जाती है, जिसके कारण क्या होती है? सांद्रता उच्च होने के कारण इनकी अम्लीय प्रकृति होती है वो बढ़ जाती है। तो अब इनके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल बात कर लेते हैं हम आपके यहाँ पर। अगर कृषि के क्षेत्र में बात करें, कृषि के क्षेत्र में बात करें तो कृषि के क्षेत्र में है इसका 49 यानी 49 मिलियन हेक्टर है। और वहीं अगर 12th की बुक है, वहाँ पे दे रखा है यानी कुल जितना पूरा कृषि क्षेत्र में तो हो गया जहाँ फसलें मतलब अपने बोते हैं, और उसमें अगर कोई अम्लीय मृदाएं हैं तो उनका क्षेत्रफल है कुल 49 मिलियन हेक्टर। और कुल क्षेत्रफल, कुल अम्लीय क्षेत्रफल पूछा गया है तो वो होगा 90 मिलियन हेक्टर है। ये सिर्फ इंडिया का क्षेत्रफल है। और सबसे अधिक क्षेत्रफल पूछा जाए तो सबसे अधिक क्षेत्रफल अम्लीय मृदाओं का कहाँ पे है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे? तो ये सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है। आपको ये अधिक पता होना चाहिए क्योंकि जेट ICR जो है उनमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाते हैं। और पश्चिम बंगाल के अलावा कौन कौन सी स्टेट है जिसमें पाई जाती है? तो वो स्टेट है, बताता हूँ आपको यहाँ पर। तो स्टेट है आसाम, दूसरा है ओडिशा, और तीसरा है नागालैंड, चौथा है आंध्र प्रदेश,
और पाँचवा है यूपी। तो इस तरह ये आपके 6 स्टेट हो गए। सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में, इसके अलावा जो अन्य जगह पाई जाती है उनमें उड़ीसा, असम, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, यूपी पाया जाता है। अब जेड में क्वेश्चन क्या आता है कि यहाँ पे डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं कौन से सबसे ज़्यादा अम्लीय मृदा कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिम बंगाल में। अगर ऑप्शन में नहीं हो, अब डायरेक्ट ऐसे पूछ ले कौन से राज्य में अम्लीय मृदा पाई जाती है, तो इनमें से कोई एक आ जाएगा। तो आप इस पर ध्यान रखना कि अम्लता कितने प्रकार की होती है। अम्लता कितने प्रकार की होती है? तो अम्लता 2 प्रकार की होती है। अम्लता 2 प्रकार की होती है। अम्लता 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो पहली होती है सक्रिय अम्लता। सक्रिय यानी एक्टिव अम्लता, एक्टिव एसिडिटी, एक्टिव एसिडिटी। तो अब बात कर लेते हैं आके कि सक्रिय अम्लता किसे कहते हैं। सक्रिय अम्लता किसे कहते हैं तो बताता हूँ आपको। तो दोस्तों मैं आपके यहाँ पे सक्रिय अम्लता से बताने से पहले आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जो आपने पहले एग्जाम्पल लिखे हैं उनकी मैं सबसे आपको याद करने के लिए इतनी याद नहीं रखना पड़ेगा। आपको डायरेक्ट अम्लीय मृदा का ट्रिक याद हो जाएगी, कौन कौन से कहाँ कौन से स्टेट में अम्लीय मृदाएं पाई जाती है। डायरेक्ट आपके लिए मैं ट्रिक लेके आया हूँ। अपनी ट्रिक है यहाँ पर देख लीजिए आप, जो अम्लीय मृदाएं कौन कौन से स्टेट में पाई जाती है उनकी ट्रिक है। तो AAPAUNU। तो ए से आपका हो गया एसिडिटी, आप साथ साथ में लिख सकते हैं चाहे एसिडिटी यानी एसिडिक सॉइल होती है वो एसिडिटी। और ए से है आपका आसाम, और पी से है आपका पश्चिम बंगाल हो गया। यहाँ पे पश्चिम बंगाल अपने यहाँ पे लिखा था वो पश्चिम बंगाल हो गया। और ए से होगा आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो गया। और एन से हो गया आपका नागालैंड। और यू से होगा आपका यहाँ पे उड़ीसा। और यहाँ पे यू एक और लगा दी थी, आपका यहाँ पे क्या हो गया यूपी हो गया। इस तरह आपकी पूरी ट्रिक यहाँ पे याद हो जाएगी, यानी आपका 3 और 3 6 एसिडिटी सॉइल आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा बताता हूँ आपको। यहाँ पे ए से होगा आपका आसाम, पी से होगा आपका पश्चिम बंगाल, ए से होगा आंध्र प्रदेश, एन से होगा नागालैंड, और यहाँ पे यू है, यू से होगा आपका उड़ीसा, और फिर वापस यू से क्या होगा आपका यूपी होगा। तो इस तरह आपकी पूरी पूरी ट्रिक याद कर सकते हैं आप। तो इस तरह आप इसको पूरा कंप्लीट एक साथ याद करना चाहते हैं, इस तरह बोल सकते हैं अपा न्यू, अपा न्यू। इस तरह आप पूरा बोल सकते हैं। NW है यहाँ पे, अपा न्यू। इस तरह पूरी ट्रिक आपको बना के दे दी है मैंने, और इस तरह आप इसको पूरी तरह याद कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने आगे। जो अम्लता 2 प्रकार की थी कौन कौन सी है? तो ये पहली सक्रिय अम्लता, एसिडिक एक्टिव एसिडिटी, जो किस तरह होती है ये मैं बताता हूँ आपको। तो इसमें सक्रिय अम्लता है वो मुख्यतः जो मृदा विलीन होता है, यानी सोइल का सॉल्यूशन होता है, पानी और मृदा का जो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर कार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं और खनिज पदार्थ मिले होते हैं, उनमें मिले होते हैं। तो वो सभी का एक सॉल्यूशन बना होता है मृदा में। उस मृदा में जो उस सॉल्यूशन के अंदर जो H+ होते हैं उनके द्वारा उत्पन्न होती है, सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन होते हैं उनके द्वारा उत्पन्न जो सक्रिय अम्लता होती है उसको सक्रिय अम्लता कहते हैं, एक्टिव एसिडिटी कहते हैं। यानी जो H+ आयन होते हैं वो भी कहाँ पे, मृदा विलयन में। उनके द्वारा उत्पन्न अम्लता, उनके द्वारा उत्पन्न अम्लता क्या कहलाती है? सक्रिय अम्लता कहलाती है। आप इस तरह का एग्जाम में पढ़ेंगे लिख लिख के तो बढ़िया तरह बड़े अच्छे से एग्जाम आपका क्लियर हो सकता है। वरना आप थ्योरी याद नहीं करने, थ्योरी में भी ज़्यादा नहीं पढ़ने, सिर्फ क्या क्या मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वही लेके आई, मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा। आपको एग्जाम में क्या आता है वही पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे। अब पीएच आयन होते हैं वो मृदा विलीन की तरह उत्पन्न अम्लता, जो H+ आयन जो मृदा विलीन में, ये इंपॉर्टेंट है, मृदा विलीन में जो H+ आयन होते हैं उनके द्वारा उत्पन्न अम्लता सक्रिय अम्लता कहलाती है। अब आपके यहाँ पे अब अपना पीएच मीटर होता है, जो आपने मैंने यहाँ पे पहले आपको बताया था, पीएच मीटर, पीएच मीटर। तो वो पीएच मीटर केवल सक्रिय अम्लता होती है उसी को नापता है। पीएच मीटर केवल सक्रिय अम्लता को ही मापता है। और आगे मैं बता दूँ जो जो टोटल अम्लता होती है मृदा की, जो मृदा की कुल अम्लता होती है, मृदा की कुल अम्लता,
मृदा की कुल अम्लता होती है उसका केवल 1% ही सक्रिय अम्लता होती है। ये याद रखना, मृदा की कुल अम्लता का 1% ही सक्रिय अम्लता होती है, बाकी दूसरी अम्लता होती है जो अपने दूसरा प्रकार अपने पढ़ेंगे। सक्रिय अम्लता 1% होती है और दूसरी अम्लता होती है उसका। तो दूसरा टाइप अपना कौन सा है? विनिमय अम्लता। विनिमय अम्लता किसे कहते हैं? जैसे मृदा के अंदर कण है, कणों के ऊपर जैसे यहाँ पे जो H+ आयन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर जो H+ यानी जो कणों पर अवशोषित होते हैं, कणों पर अवशोषित होते हैं, कणों पर जो अवशोषित होते हैं, अवशोषित H+ आयन होते हैं, उनकी वजह से आयनों की वजह से जो अम्लता उत्पन्न होती है, जो अम्लता उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? उसे विनिमय अम्लता कहते हैं, या फिर निष्क्रिय अम्लता भी। यहाँ मैं आपको दोबारा बता दूँ, यहाँ पे जो अम्लता होती है उसे निष्क्रिय अम्लता भी कहते हैं। आगे मैं बता देता हूँ आपको कि निष्क्रिय अम्लता कहते हैं। और जो ये अम्लता होती है वो किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये कणों पर अवशोषित H+ आयनों के कारण उत्पन्न होती है। आपको ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जो कणों पर अवशोषित होती है, लास्ट बार आपने जो सक्रिय पढ़ा था उसमें क्या होता? मृदा विलयन था, और इसमें क्या है? मृदा कणों पर अवशोषित होती है, उसे ही कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट अपने आगे क्या बताता हूँ मैं इसमें। तो ये जो विनिमय अम्लता होती है वो कुल अम्लता की 99% होती है। मैंने पहले ही बताया आपको कि कि आपको जो जैसे लास्ट सक्रिय अम्लता है वो कुल अम्लता की कितने % थी? 1% थी। तो बाकी जो बची जो निष्क्रिय अम्लता है वो कुल अम्लता यानी कुल अम्लता की कितनी % है? कुल अम्लता की 99% अम्लता होती है वो निष्क्रिय अम्लता होती है। जो खाली 1% होती है वही क्या होती है? निष्क्रिय अम्लता होती है। तो अम्लीय मृदा बनने के कारण क्या है? कारण क्या है? अम्लीय मृदा बनती क्यों है? तो इसके कई कारण हैं। तो पहला कारण है इसमें कि जो अम्लीय उर्वरक होते हैं, अम्लीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग, अम्लीय उर्वरकों का कंटिन्यू प्रयोग करेंगे तो इसमें जैसे प्रयोग करने से ये मृदा बन जाती है। उदाहरण कौन कौन से उर्वरक होते हैं? तो पहला है आपका अमोनियम सल्फेट, दूसरा है आपका यूरिया बहुत ही लगातार उपयोग होने के कारण इसमें अम्लीय मृदाओं का निर्माण हो रहा है। तीसरा है एनहाइड्रस अमोनिया। तो ये कई उर्वरक है जो आप लगातार प्रयोग करने से अम्लीय मृदाओं का निर्माण हो रहा है। एक और है आपका यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड, चौथा है अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अम्लीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग करने से आपके मृदा अम्लीय का निर्माण होता है। तो पहला कारण तो हो गया अपना अम्लीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग करने से। और यहाँ पर दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा जलवायु। अब जलवायु के अंदर क्या कह सकते हैं? जलवायु का कौन सा कारण है? तो जलवायु का कारण है वर्षा, लगातार अधिक वर्षा होना, या फिर इसमें ज़्यादा अधिक वर्षा होगी तो इससे क्या होगा? निक्षालन होगा। अब मैं कैसे बताऊँ आपको? देखिए, जैसे जिस जगह ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पर जो क्षारीय या फिर लवण होते हैं वो क्या होते हैं? लीचिंग, नाम तो सुना होगा आपने। लीचिंग यानी निक्षालन से क्या होता है कि जो मृदा प्रोफाइल होती है उनसे नीचे चले जाते हैं, और जो सरफेस होता है वहाँ पे क्या जाती है? केवल H+ आयन और एल्यूमिनियम आयन, ऐसे आयन जो अम्लता उत्पन्न करते हैं वो रह जाते हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं? अम्लीय मृदाओं का निर्माण करते हैं। तो इस तरह ये पूरा क्रम चलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना? तीसरा है कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ जहाँ अधिक होंगे वहाँ पे क्या होगी? अम्लीय मृदाओं का निर्माण होगा। तो कैसे अभी हम बताऊँ, जैसे आपको जैसे जिस जगह कार्बन पदार्थ अधिक होंगे तो वहाँ पे क्या होंगे? सूक्ष्म जीव होंगे, वो उनका क्या करेंगे? विच्छेदन करेंगे और क्या करेंगे? CO2 उत्पन्न करेंगे, और मृदा में H+ जल होंगे तो वो दोनों होंगे, और CO2 और H2O मिलकर क्या करेंगे? कार्बनिक अम्ल का निर्माण करेंगे। ये कार्बनिक अम्ल है। तो कार्बनिक अम्ल
बनेगा, मृदा में अगर अम्ल बनेगा तो कौन सी मृदाओं का निर्माण होगा? अम्लीय मृदाओं का निर्माण होगा। तो इस तरह ये कार्बनिक अम्ल उत्पन्न करते हैं और इससे क्या होगा? कार्बनिक अम्ल होगा, कार्बनिक अम्ल से अम्लीय मृदाओं का निर्माण होगा। अगर जिस मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ अधिक हो गए, यानी जो फॉरेस्ट सॉइल होती है वो क्या होती है? अम्लीय हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन है अपना कि अगला क्वेश्चन नहीं, 3 हो गए। और चौथा कारण है अपना पैतृक पदार्थ, यानी आपके जो जिस पदार्थ से आपकी मृदा बनी है, अगर वो ही अम्लीय होगा तो आपकी मृदा भी क्या होगी? अम्लीय होगी। तो इसका अपना चौथा कारण है पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थों में जैसे ग्रेनाइट पत्थर या चट्टान होती है, ग्रेनाइट से बनी मृदाएं क्या होती है? अम्लीय होती है। मृदाएं क्या होती है? अम्लीय होती है। अब बता दूं आपको यहाँ पे। और चौथा कारण हो गया। और पांचवा कारण है सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता। सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता। सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता से क्या प्रभाव पड़ता है, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। जैसे इनकी एक्टिविटी बढ़ेगी, एक्टिविटी बढ़ने पर क्या होगा? डिकम्पोजिशन बढ़ेगा, यानी विच्छेदन बढ़ेगा। विच्छेदन बढ़ेगा और विच्छेदन बढ़ने से क्या होगा? ये विच्छेदन किस चीज़ का करेंगे? तो एक कार्बनिक पदार्थों का करेंगे। तो इससे क्या होगा? कार्बनिक अम्ल बढ़ेंगे। इससे क्या बढ़ेगी? अम्लता बढ़ेगी। और कौन सी मृदाओं का निर्माण होगा? अम्लीय मृदाओं का निर्माण होगा। तो इससे क्या अम्लीय मृदाओं का निर्माण होगा? अब मैंने यहाँ पे आपको 5 कारण बता दिए, ये मुख्य कारण है 500 जो मृदाओं का अम्लीय मृदाओं का निर्माण करते हैं। चलो ठीक है, अब आप सपोज करते हैं अपने खेत में एक अम्लीय मृदाओं का निर्माण हो गई है, तो अब इसका सुधार कैसे करेंगे? तो अपने सुधार करने की आपको मैं पॉइंट बताऊंगा जिससे आप इसे सुधार कर सकते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हाँ दोस्तों, अब अपनी बात कर लेते हैं अम्लीय मृदाओं में सुधार किस तरह किया जाता है। तो अम्लीय मृदाओं में सबसे पहले सुधार किया जाता है कि अम्लीय मृदाओं में चूने को मिलाकर। सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जेट में कम से कम ये 10 बार आ चुका है। जेट में ये 10 बार आ चुका है कि अम्लीय मृदाओं का सुधार किस तरह करते हैं। तो अम्लीय मृदाओं का सुधार कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट चूने से करते हैं। चूना खेत में मिलाकर उपयोग किया जाता है। ये तो हो गया अपना पहला कारण, पहला जो अपना टॉपिक है सुधार कैसे कैसे। दूसरा है अपना यहाँ पे वे पदार्थ जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने की कम से कम 10% मात्रा 10% से अधिक हो, उसमें ऐसे मृदा सुधारक जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट चूने के परसेंटेज 10% से अधिक हो, उसे चूना कहते हैं। वे पदार्थ जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्शियम कार्बोनेट की 10% से अधिक मात्रा हो, उसे चूना कहते हैं। और वे जो पदार्थ जिसमें 10% से अधिक हो, उन्हीं को खेत में प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से है ये। तो पहला हो गया अपना कैल्शियम कार्बोनेट, हो ही गया, खुद चूना हो गया। कौन कौन से? और दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे अब मैं जो बता रहा हूँ आपको वो डायरेक्ट याद करना, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। भुजा हुआ चूना। और भी क्या कहते हैं इसे? तो इसके स्लैग्ड या फिर हाइड्रेट लाइम भी कहते हैं। हाइड्रेटेड लाइम भी कहते हैं इसे, हाइड्रेटेड लाइम भी कहते हैं। और तीसरा है अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम जिसे क्या कहते हैं? भुजा हुआ चूना। ये अभी तक यानी ऊपर वाला था है भुजा हुआ चूना, यानी जिसके अंदर जल चुका है, इसमें पानी डाल दिया गया है जिससे वापस बुझ गया है, और इसमें तभी तो इसमें H2 आया है, यानी पानी की मात्रा आई है। अभी तक इसको खाली जलाया गया है, अभी तक इसको जलाया नहीं गया है, इसके कारण इसमें खाली पानी की मात्रा नहीं है। ये बिना बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना है। इसे कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? क्विक लाइम भी कहते हैं। और चौथा है अपना डोलोमाइट। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं।
आपको ऐसे बोल सकते हैं बिना बुझा हुआ चूना कौन सा है, तो ऑप्शन में ये मिलेगा आपको। बुझा हुआ चूना कौन सा है, ये मिलेगा। चूना कौन सा, ये। और डोलोमाइट का फॉर्मूला तो बहुत बार जेट में पूछ लिया गया है, क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम CO3 वापस। आप ये देख सकते हैं, ये एक तो ये भी हो सकता है, और या दूसरा आप ये याद कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये भी इसका एक फॉर्मूला है। आप जिस दोनों में से कोई सा भी याद करो, दोनों फॉर्मूले बिल्कुल राइट है। और पांचवा अपना जो मृदा सुधारक है वो है मार्ल। इसमें भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और छठा क्या है अपना, छठा है चौक भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक बात सब में कॉमन है कि कैल्शियम सब में होता है। कैल्शियम यानी मेन पदार्थ जो सुधारक होता है वो कैल्शियम होता है। तब अब ये बताएं, अगर खेत में चूना डालेंगे तो इसमें मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं जो मृदा में चूने का प्रभाव क्या होता है। मृदा में चूना डाल दिया तो वो उसमें मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब पहला होता है जो खेत में H+ आयन्स होते हैं। मृदा में अम्लीयता कारण उसका कारण ही H+ है, आयन है। आयन की सांद्रता होती है H+ आयन की सांद्रता। तो उसको क्या करते हैं, H+ आयन की सांद्रता को क्या करते हैं, कम कर देता है कैल्शियम। और दूसरा है जो OH आयन्स होते हैं, आयन होते हैं, OH- आयन होते हैं, उनकी सांद्रता को क्या करते हैं, उनकी सांद्रता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। यहाँ पर उनकी बढ़ा देते हैं, जिससे pH मान क्या होता है, बढ़ जाता है। इसकी सांद्रता कम होने पर भी क्या होता है, pH मान होता है वो बढ़ जाता है। तीसरा क्या करना है, अपने को करना क्या है, OH आयनों की सांद्रता और pH का मान बढ़ाना है यहाँ पर। और अब तीसरा पॉइंट है अपना कि यहाँ पर बोरोन और मोलिब्डेनम की उपलब्धता यानी उनकी कंसंट्रेट या उपलब्धता बढ़ जाती है। और कौन कौन सी, अब ये फर्टिलाइजर बता रखा है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी उर्वरक है जिनकी चूना डालने पर उपलब्धता बढ़ जाती है, तो बोरोन और मोलिब्डेनम। तो यहाँ पे बता देता हूँ आपको, जैसे आयरन हो गया, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, ये सभी क्या है, तो इन सभी का क्या है, उपलब्धता होती है। यानी इनके मृदा के अंदर जो सांद्रता होती है वो क्या होती है, घट जाती है। मृदा को ये कम प्राप्त होने लगते हैं। इनकी जो मृदा को प्लांट और मृदा में जो इनकी टोटल उपलब्धता होती है वो कम हो जाती है। अब नेक्स्ट होता है अपना जो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता होती है। मृदा में अगर जो अम्लीय मृदा है उसमें अगर चूना डालेंगे तो क्या होगा, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि उसको मृदा का जो प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल जाता है। नेक्स्ट एक जो सूक्ष्म जीवों की बढ़ेगी तो जो डीकम्पोजिशन है उसकी भी जो रेट है वो भी बढ़ेगा। नेक्स्ट अपना है कि नाइट्रीकरण की गति वो बढ़ेगी, यानी मृदा के अंदर नाइट्रोजन जो फिक्सन होते हैं, नाइट्रोजन प्राप्त होता है जो वातावरण से। नाइट्रीकरण की प्रक्रिया सुनी होगी, क्योंकि यहाँ पे सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ेगी तो नाइट्रोजन की उपलब्धता भी बढ़ेगी। तो ये सब था अपना अम्लीय मृदाओं में क्या, अम्लीय मृदा किसे कहते हैं, अम्लीय मृदाओं के बनने के कारण, और अम्लीय मृदाओं का सुधार क्या होता है, अम्लीय मृदाओं को सुधार करेंगे तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये सब टॉपिक मैंने यहाँ पे समझा दिया। अब मैं अपना दूसरा अगला क्या होगा कि जो साल्ट अफेक्टिंग सॉइल क्या होता है, तो अपन वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो इन 2 क्लासों में आपको पूरा अच्छा लगे तो, और चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अच्छी वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करना, क्योंकि जेट और CUT और आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर तीनों के लिए हेल्प होगा। तीनों में जो एग्जाम में आता है वही मैंने यहाँ पर आपके लिए डाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।